हेलो एवरीवन, तो मैं चंद्र प्रकाश एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट विद सीपी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने मैथ के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट इससे पहले करा चुके हैं और उसी सीरीज के तहत ये मैथ का तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई देखते हैं मैथ के आज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है तब बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी। अगर आलेख से क्वेश्चन आए और आलेख में वो बताए कि x अक्ष को कोई रेखा काट रही है, इस तरीके से ये क्या होता है, ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है, y अक्ष होता है। अगर कोई भी आलेख x अक्ष को जितनी बार काटता है, जैसे इस आलेख ने इस अक्ष को कितनी बार काटा, x को 2 बार, कितनी बार काटा, 2 बार, तो इसमें बहुपदों की संख्या कितनी, उसकी बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर ये आलेख को, अगर ये x अक्ष को कितनी बार काटता, एक बार काटता, कितनी बार, एक बार काटता, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती, 1। हम केवल इतना देखते हैं कि x अक्ष को कोई आलेख कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटता है शून्यकों की संख्या उतनी हो जाती है। y अक्ष से कोई मतलब नहीं होता इसमें, y अक्ष को चाहे जितनी बार काटे, लेकिन x अक्ष को जितनी बार काटता है शून्यकों की संख्या उतनी ही हो जाती है बहुपद में। तो इसमें क्या कह रखा है, इसमें कह रहे हैं वो, इसमें ऑलरेडी बता रखा है, इसमें क्या बता रखा है, इसमें बताया है कि यदि बहुपद का आलेख x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटे, कितने बिंदुओं पर काट रहा है, एक बिंदु पर, अगर एक बिंदु पर काट रहा है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, एक ही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अचर बहुपद में चर की घात सदैव होती है। अचर बहुपद क्या होता है, संख्या, जितने भी वास्तविक नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन्हें सब क्या बोलते हैं हम, उन्हें बोलते हैं हम अचर बहुपद। जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, वो भी एक प्रकार का क्या होते हैं, वो भी एक प्रकार का बहुपद ही होते हैं। क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। लेकिन ये कैसे बहुपद होते हैं, ये अचर बहुपद होते हैं। कैसे होते हैं, अचर बहुपद। अच्छा, बहुपदों में तो क्या होता है, एक चर होता है और एक अचर संख्या होती है। तो यहाँ पर जो अचर बहुपद होते हैं इनमें चर होता है लेकिन वो दिखता नहीं है। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। अगर हम 3 के साथ x लगा दें और x के साथ कितनी लगा दें, 0, तो x की पावर 0 हो जाएगी। तो x की पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 1, और x की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ये कितना रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। इस तरीके से अगर कोई अचर बहुपद है तो उसमें जो चर होता है उसकी पावर कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। तो वही पूछ रहे सवाल में, अचर बहुपद में चर की घात सदैव क्या होती है, सदैव उसकी घात क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 यानी 0 होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग होगा। 196 के अभाज्य गुणनखंड करो और फिर उसमें जो घातें आएंगी उनका क्या निकालना है, उनका योगफल निकालना है। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल निकालना है। 196 के फैक्टर करो भाई। 196 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से काट लो, 2 9 18 और 2 8 16, 2 से काटोगे 2 4 8, 2 9 18, 7 से काट लो 7 7 49, 7 से काटोगे एक बार में। तो 196 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 196 के फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। 2 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 7 गुणा 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2। तो वो ये कह रहा था घातों का योगफल निकालिए। क्या निकालिए, घातों का योगफल। तो घात क्या है, इसकी घात कितनी है, 2 है, और इसकी पावर कितनी है, 2। तो 2 और 2 का हमें क्या चाहिए, योगफल चाहिए। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, घातों का योगफल कितना हो जाएगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कह रहा है यदि द्विघात समीकरण x² - 2x - p = 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान होगा। अगर इसका एक मूल कितना दिया हुआ है, 2, अगर एक मूल दिया हो और बहुपद दिया हो तो उस बहुपद में हम चर की जगह पे, चर क्या है यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। क्या रख देंगे, 2। जो मूल दिया हुआ है वो समीकरण क्या करता है, संतुष्ट करता है। ये 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इसका मतलब इस समीकरण में ये मान रखेंगे तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम इसमें रख देते हैं। हमारे पास बहुपद क्या है, x² - 2x - p = 0, और मूल क्या है अपने पास, 2। मूल का मतलब होता है x का मान। x का मान कितना दिया हुआ है, 2।
x की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे भाई। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 2 गुणा 2 माइनस p बराबर 0। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4। ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस p बराबर 0। 4 में से 4 जाए क्या बचेगा, 0। ये हो जाएगा 0 माइनस p बराबर 0। 0 से कोई मतलब नहीं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p। इधर माइनस होगा, उधर 0 पे ही माइनस रहेगा तो कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा, p का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब p का मान इसमें क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अंडर रूट 3 एक संख्या है। अंडर रूट 3 क्या संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या एक सम संख्या है या एक वास्तविक संख्या है या नॉन ऑफ दीज। नॉन ऑफ दीज का मतलब कोई संख्या है ही नहीं इनमें से। तो बताओ कैसी संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या तो लोग जानते हो, प्राकृतिक संख्या कैसे होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाती है, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। सम संख्या क्या होती है, 2 से कट जाए, 2 4 6 8 डॉट डॉट इस तरीके से होती है सम संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याओं में तो सब संख्याएं आती हैं, परमेय भी होती हैं, अपरमेय भी होती हैं, पूर्णांक भी होते हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, 0 1 2, इधर बहुत सारी संख्या होती है, माइनस में भी होती हैं। तो ये सब क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इसमें अंडर रूट वाली संख्या भी होती है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, ये सब संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं, रियल नंबर्स। तो अंडर रूट 3 भी एक प्रकार की कई संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, रियल नंबर है। वास्तविक संख्या में भी एक इस प्रकार का संख्या है, ये वास्तविक संख्याओं में भी एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अपरमेय संख्या इसमें ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में क्या है, वास्तविक संख्या। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2q + 2 एक है यदि q एक धन पूर्णांक है, तो ये कैसी संख्या होगी, भाई एक संख्या लिखी हुई है 2q + 2 के रूप में लिखी हुई है वही संख्या। तो ये कैसी संख्या, क्या ये सम संख्या है, क्या ये विषम संख्या है, क्या ये विषम और सम दोनों है। ऐसा कैसे हो सकता है कोई संख्या सम और विषम दोनों हो, तो हो ही नहीं सकता। चलो इनमें से कोई नहीं, तो ये संख्या कैसी, सम बनेगी या विषम बनेगी। सम संख्या की परिभाषा क्या होती है, सम संख्या की परिभाषा होती है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। क्या होती है, 2 से विभाजित। देखना जरा इसमें 2 कॉमन आ रहा है क्या, 2 कॉमन आ जाएगा, q + 1 क्या हो जाएगा, q + 1। अगर इसमें 2 कॉमन आ गया इसका मतलब 2 गुणा में है, अगर 2 गुणा में है तो ये 2 से कटेगा ही कटेगा। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 कॉमन आ जाए उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम सम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, अगर संख्या 2q + 1 के फॉर्मेट में लिखी हुई है तो इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या को हमेशा क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। इस फॉर्मेट में लिख के हर बार एक क्वेश्चन आता है, 2q + 1 के फॉर्मेट में लिखी हुई है तो वो विषम संख्या होगी। अगर 2q + 2 के फॉर्मेट में लिखी हुई है या फिर केवल 2q के फॉर्मेट में लिखी हुई है 2q, तो ये भी क्या होगी, ये भी एक प्रकार की सम संख्या होगी, क्योंकि ये भी तो 2 से कट जाएगी। देखो इसमें 2 से काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगी संख्या। ठीक है, तो ये क्या होगी, सम संख्या होगी। ये 2q + 2 कैसी संख्या होगी, सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/1 - sin² a - tan² a का मान क्या होगा। इसे तो सॉल्व करके देखो भाई क्या होगा। ये क्या लिखा हुआ है, 1/1 - sin² a, क्या लिखा हुआ है, sin² a माइनस ये क्या लिखा हुआ है, tan² a, क्या लिखा हुआ है, tan² a। 1/sin² a बराबर, ये sin² a किसके बराबर होता है, 1 - sin² a, ये होता है cos² a। क्या होता है, cos² a होता है, माइनस ये क्या है, tan² a। ठीक है, अच्छा 1/cos² a को अगर हम पलट दे उल्टा करें तो क्या हो जाता है, ये sec² हो जाता है। क्या हो जाता है, sec² a माइनस ये क्या लिखा हुआ है, tan² a। अब तुमने सर्वसंख्याएं पढ़ी होंगी बहुत सारी, 3 सर्वसंख्याएं, मूल सर्वसंख्याएं, जैसे 1 + tan² a बराबर क्या होता है, 1 + tan² a बराबर होता है sec² a। ठीक है, एक दूसरी सर्वसंख्या पढ़ी होगी तुमने 1 + cot² a, 1 + cot² a बराबर क्या होता है, cosec² a। क्या होता है, cosec² a। तीसरी सर्वसंख्या तुमने पढ़ी होगी sin² a प्लस cos² a बराबर क्या होता है 1। ये 3 बेसिक सर्वसंख्याएं हैं तुम्हारे 10th क्लास में। ठीक है, तो इन वाली सर्वसंख्या, ये वाली सर्वसंख्या देखो tan और sec वाला सिस्टम बनना है इसमें। देखना जरा, अगर ये tan² को हम उधर ले जाएं, tan² कहां ले जाएं, उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sec² a माइनस tan² a बराबर में यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी sec² a माइनस tan² a का मान क्या होता है,
sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है 1। अपने पास क्या आ रहा है, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए आ रहा है, जिसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते थे, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर ए आ गया, tan स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर के ए में तोड़ोगे तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों p और q के लिए, p और q के लिए, अच्छा हमने ये फॉर्मूला लिखाया था हमेशा, कोई धनात्मक पूर्णांक p और q में हो तो उनका एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, क्या उनका मासा और उनके लासा का गुणनफल p के बराबर होता है, नहीं, उनका लासा और मासा का गुणनफल p के बराबर नहीं होता है, उनके लासा और मासा का गुणनफल उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या क्या है, p और q, क्या है p और q, तो p और q के गुणनफल के बराबर होगा। मासा और लासा का गुणनफल क्या q के बराबर होता है, नहीं, q और p के बराबर नहीं होता है, p और q के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या दिया, p और q का गुणनफल, तो मासा और गुणा लासा, ये क्या दिया, ये लासा और ये मासा, इन दोनों को क्या है गुणनफल, इन दोनों गुणनफल के बराबर क्या होगा, p और q का गुणनफल, p और q का गुणनफल। तो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और उनके मासा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए 16, 40 और 56 का मासा ज्ञात कीजिए। 16 और 40, 56 का मासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। मासा का मतलब क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, यानी 16, 40 और 56 को विभाजित कर दे। इनमें से देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। क्या 20 से 16 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 16 से देखना, 16 से क्या 40 कटेगा, नहीं कटेगा भी 16 से 40। तो फिर कौन सी संख्या बची, 8 बची। 8 से क्या हो जाएगा, 16 कट जाएगा 2 बार में, 8 से 40 कट जाएगा 5 बार में, 8 से 7 बार में क्या कट जाएगा, 56 कट जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना इसके फैक्टर कर लो। 16 के फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएंगे, 2 से काटोगे कितनी बार में, 8 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 1 बार में। ठीक है, इस तरीके से 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 40 के फैक्टर कर लो, 40 के फैक्टर करोगे 20 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 10 बार में कटेगा, 5 2 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 1 बार में। तो 40 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 3 बार और ये 5। इसके बाद 56 को काट के देखो जरा कितने से काटेगा, 2 से 28 बार में, 2 से 14 बार में, फिर 2 से 7 बार में। ठीक है, और 7 से 1 बार में। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 7। इसमें क्या करते हैं, मासा में हम सभी संख्याओं में जो कॉमन हो उसे ले लेते हैं। इन दोनों में, इन तीनों में क्या 2 कॉमन है, इन तीनों में एक बार और 2 कॉमन है, इन तीनों में एक बार और 2 कॉमन है। इसमें से 1 2 आ जाएगा, इसमें से 1 2 आ जाएगा, इसमें से 1 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आएगा, 8 ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 10 = 0 का विविक्त कर। विविक्त कर का फार्मूला, विविक्त कर को क्या बोलते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट। डी बराबर क्या लिखा था, b² - 4ac, यही तो होता है। अब इसमें a क्या होता है, a होता है x² का गुणांक, a क्या होता है x² गुणांक यानी 2। b क्या होता है, b होता है x का गुणांक यानी -3। c क्या होता है अचर संख्या यानी 10। ये तुम्हारे पास a b c के मान है, इनको यहाँ पे लाकर पुट कर दो। क्या हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है, अरे भाई b का मान 2 नहीं है, b का मान कितना है, b का मान -3 है। क्या है, -3 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है, 2 गुणा c का मान कितना है, 10। रख दो भाई, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। -4 दूनी 8 और 8 ढाई 80, कितना हो जाएगा 80। तो d का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 71, कितना आ जाएगा, माइनस का 71 आ जाएगा। b² - 4ac, b² - 4ac। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा भाई। -71 किसी में नहीं दिया हो तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए भाई, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, बताइए कौन एपी है। इसमें से एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है सभी पदों के बीच में अंतर समान होना चाहिए। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को हटाएं तो जो अंतर आना चाहिए भाई, तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को हटाने पे अंतर जो आए यहाँ पर D1 और यहाँ पर जो D2 आए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो निकाल के देखो भाई,
0.22 में से क्या घटाओगे, 0.2 घटाओगे। देखना जरा क्या सेम आ रहा है। घटाने के लिए यहाँ पे 0 लगा लेंगे, 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ से क्या बचा 0.02, इसमें से घटाओ जरा 0.22 में से क्या घटाना है, 0.22 घटाना है। यहाँ 0 लगा लो, कितना बचेगा 2 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, कितना आ रहा है 0.02 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 0.002 आ रहा है। क्या ये दोनों चीजें बराबर है, कहोगे भाई नहीं बराबर है। जब ये बराबर नहीं है तो ये भी नहीं है। दूसरे वाले में देखो जरा, दूसरे वाले में ये इसमें से ऐसे घटाना है तो ऐसे तो घटा नहीं पाएंगे भाई। क्या √28 में से √7 घटा सकते हैं भाई? तो आप कहोगे ऐसे तो नहीं घटा सकते भाई, इनके फैक्टर करके देखने पड़ेंगे। क्या आ रहा है √7, इसको क्या लिख सकते हैं √28 को, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 7। क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 7। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 गुणा 7, ठीक है। इसे क्या लिख सकते हैं हम, इस तरीके से हम इस श्रेणी को तोड़ लेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा √7, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 √7, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 √7। तो यहाँ से ऐसे सीरीज चलती नजर आ रही है, 1 √7, 2 √7, 3 √7, 4 √7, 5 √7। तो देखने से पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है। वरना घटा के देखो 2 √7 में से 1 √7 जाएगा, 2 √7 में से 1 √7 घटाएंगे तो क्या बचेगा √7 बचेगा। 2 √7 में से 1 √7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 √7 बचेगा। तीसरे वाले में से दूसरा वाला घटाओ, 3 √7 में से अगर हम 2 √7 घटाएं, 3 √7 में से अगर 2 √7 घटाएं, 3 √7 में से 2 √7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 √7 बचेगा। तो ये क्या है बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है एक एपी है। तो वही पूछ रहा था कि कौन सी समांतर श्रेणी है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये एक एपी है। आगे ऑप्शन चेक ही नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद -14 होगा। जब हमसे ये पूछा जाए कि कौन से नंबर का पद -14 होगा तो हम मान लेते हैं, हम क्या मान लेते हैं, माना ये nवां पद कितना है, nवां पद -14 है, ठीक है। nवां पद -14 है, ठीक है। तो a का मान कितना दिया हो, a का मान है, ये d का मान निकालेंगे तो d का मान क्या आएगा, 10 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। लगाओ भाई an बराबर क्या होता है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। nवां पद क्या दिया हुआ है -14 दिया हुआ है। a का मान कितना है 12, पहला पद होता है, प्लस n निकालना है हमें -1 इंटू डी का मान कितना है -2, ठीक है। ये 12 यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, -14 और ये -12, ये क्या हो जाएगा n-1 और ये -2। ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे, माइनस कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। ये -2 यहाँ गुणा में इधर आएंगे तो -2 भाग में, 2 माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कितनी बार में कट जाएगा 13 बार में। तो 13 बराबर क्या हो जाएगा n-1, क्या हो जाएगा n-1, ये माइनस का बन इधर आएगा प्लस में, तो 13 + 1 बराबर क्या हो जाएगा n। तो n बराबर क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 14। 14वां पद होगा -14, 14वां पद होगा तो 8वां पद भी नहीं होगा भाई, 7वां पद भी नहीं होगा, 10वां भी नहीं होगा। कौन सा पद होगा ये 14वां पद -14 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज। यहाँ पर कौन सा पद होगा 14वां पद होना चाहिए था, कौन सा होना चाहिए था 14वां आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर, nवां पद दिया हुआ है इसमें, an बराबर क्या दिया है 7 - 5n दिया हुआ है, तो कह रहे हैं 10वां पद बताइए। 10वां पद यानी n का मान कितना दिया है, n का मान 10 दिया है, n का मान 10, तो हमें क्या निकालना है 8n निकालना है। तो n की जगह क्या रख देना है, n की जगह 10 पुट कर देना है अभी। तो 7 - 5 गुणा क्या हो जाएगा 10, तो 7 - 5 दाई 50, 50 में से 7 जाएंगे तो माइनस कितने बचेंगे -43 बचेंगे। तो 8n यानी 10वां पद क्या आ जाएगा -43 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इस तरीके से कुछ फॉर्मूले आपको याद रख लेना है डायरेक्टली। कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, पहला फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n + 1/n क्या होता है n + n + n + 1/2
2। ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अगर तुमसे पूछे विषम संख्याओं का योगफल, क्या पूछे, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम का पूछे, किसका, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो क्या होता है n स्क्वायर, क्या होता है n स्क्वायर होता है, क्या होता है n स्क्वायर। अगर तुमसे पूछने लगे n सम संख्याओं का, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, सही से लिख लो, n इंटू n प्लस 1। तो ये तीन फॉर्मूले तुम्हें याद रखना है। सम संख्याओं का योगफल पूछे तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, अगर विषम संख्याओं का पूछे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा, अगर प्राकृतिक संख्याओं का पूछे तो क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, इन पे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या पूछा गया है हमसे, विषम प्राकृतिक संख्याओं का पूछा गया है, किसका पूछा गया है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का। तो विषम का क्या होगा भाई, विषम का n स्क्वायर, क्या होगा n स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम 19 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, देखो सवाल बन ही गया, वहां पे फॉर्मूला पूछा गया था और यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पे सवाल पूछ लिया डायरेक्टली। 19 विषम प्राकृतिक संख्याओं का क्या पूछ रहे हैं, योगफल पूछ रहे हैं। तो हमसे n का मान कितना दिया है, 19 दिया है, क्या दिया है 19। और विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्याओं के, अभी क्या लिखा था, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या लिखा था अभी n स्क्वायर, क्या था n स्क्वायर। तो n की जगह पे क्या लगा देना है 19, 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर मतलब 19 गुणा 19, 19 का वर्ग कितना होता है 361, कितना होता है 361। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यदि 14n,8 समांतर श्रेणी में है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये समांतर श्रेणी में तो इसके और इसके बीच का अंतर और इसके और इसके बीच का अंतर बराबर होगा, यानी m - 14 बराबर होगा किसके, 8 - m के, ठीक तो होगा भाई। अब देखो यहाँ से निकाल लो, m इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा m प्लस m, ये 8 यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो ये 14 यहाँ पर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, m और m क्या हो जाएंगे 2m। 8 और 14 कितना हो जाएगा भाई, 8 और 14 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 11 बार में। तो m का मान कितना आ रहा है, m का मान आ रहा है 11। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर 33 अंश क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 33 प्लस sin स्क्वायर 33 अंश, इसका मान बताना है। क्या करना है, cos स्क्वायर 33 अंश प्लस sin स्क्वायर 33 अंश। तो यहाँ पे 33 का मान मत लगाने लग जाना कि 33 का मान क्या होता है, सोचने लग जाओ। ये अगर यहाँ पर सेम संख्या है, यहाँ पर जितना भी मान है थीटा का और यहाँ पर भी थीटा का जितना भी मान है अगर सेम है, तो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास होता था ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब थीटा की जगह कुछ भी हो, थीटा की जगह एनीवन एल्स कुछ भी हो, लेकिन क्या हो सेम हो, यहाँ पर भी थीटा हो यहाँ पर भी थीटा, यानी यहाँ जितना मान है उतना ही मान यहाँ हो, तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा 1। तो ये कुछ नहीं दिया है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। थीटा की जगह इन्होंने कुछ वैल्यू रख दी है 33, कुछ भी रख दे, यहाँ पे 33 रख दे, 63 रख दे, 72 रख दे, कुछ भी रख दे, मान क्या हो जाएगा उसका 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, tan स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी उन्होंने ऐसे किया है, क्या किया देखो, tan स्क्वायर 63 अंश माइनस sec स्क्वायर 63। tan और sec में रिलेशन क्या होता था, tan और sec में रिलेशन होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये होता है, यही तो रिलेशन होता है भाई, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया, tan पहले दिया है, sec बाद में दिया है। अगर इसको हम पलटें तो माइनस से गुणा कर दें, अगर माइनस से गुणा कर दें पूरी समीकरण को तो ये पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा। अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर बात करें, उल्टी बात करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाता है। अगर सीधा वाला क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या होता है प्लस का 1 होता है। अगर वो sec की जगह tan पहले दे दे तो क्या हो जाता है, वो 1 की जगह -1 हो जाता है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए
तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, ये थीटा की जगह दिया हुआ है 63, इससे तो कोई डरना ही नहीं है, 63 हो 33 हो 72 हो कुछ भी हो, ये तो थीटा ही है। तो क्या दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, यानी उल्टा दिया हुआ, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा है, सत्य है, तब थीटा का मान क्या होगा, थीटा का यहाँ पर क्या मान रखें, थीटा का मान यहाँ पर क्या रखें कि sin थीटा का मान और cos थीटा का मान बराबर आ जाए। तो तुमने अगर टेबल पढ़ी होगी, ये मान पढ़े होंगे, तो देखोगे 45 डिग्री पर sin थीटा और cos थीटा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर यहाँ पे मान 45 रख दें, हम क्या रख दें 45, यहाँ पे क्या रख दें sin 45 और यहाँ पे क्या रख दें cos 45। तो तुम्हें पता है sin 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 होता है, और cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 होता है। तो क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, हमें थीटा की जगह 45 डिग्री रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos थीटा बराबर 4/5 है तो tan थीटा का मान बताइए। ये आपको सॉल्व करना है, घर पे होमवर्क में है तुम्हारे। इस तरीके का आपने लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिससे यहाँ लगा दोगे लाल बटे कक्का और त्रिभुज बनाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, फिर tan थीटा का मान निकल के आ जाएगा। हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।